ये अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को। ठीक है, देखिए अगर आप नोटिस इशू करने से पहले क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, दैट इज पेड बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 73 में कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, नो पेनल्टी एंड नो नोटिस शैल बी इशूड, आपको कोई नोटिस भी इशू नहीं होगा। और अगर ये केस सेक्शन 74 का हुआ तो 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट, ये तो क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी। ओके, और अब आपको कोई भी नो नोटिस शैल बी इशूड, ओके, और आपको कोई भी नोटिस क्या नहीं किया जाएगा, इशू नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर आप शो कॉज नोटिस आने के 30 दिनों में पेमेंट कर देते हैं, दैट इज टैक्स अमाउंट along with interest referred under section 50, that is at the rate of 18% per annum within 30 days from the date of issue of notice। तो नोटिस इशू होने के विद इन 30 डेज में अगर आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो सेक्शन 73 में उस केस में भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, और प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी, एक्सेप्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, प्रोसिक्यूशन वाली प्रोसीडिंग है, वो डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 74 की बात करें तो अगर आप 30 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो पेनल्टी हो जाएगी 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट का 25% पेनल्टी होगी। और ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, और आपकी प्रोसीडिंग अब डीम टू बी कंक्लूड हो जाएगी, डिमांड ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अगर आपने ऑर्डर आने के 30 दिनों में पेमेंट करते हो, दैट इज टैक्स अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 50, दैट इज एट द रेट ऑफ 18%, ओके, पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर। 30 दिनों में अगर आपने पेमेंट कर देते हैं तो सेक्शन 73 में जो पेनल्टी होगी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। और यही सेक्शन 74 में रिड्यूस पेनल्टी होगी 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूडेड हो जाएगी। लास्ट, अगर आप डिमांड ऑर्डर आने के आफ्टर 30 डेज में पेमेंट करते हैं, दैट इज आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, सेक्शन 73 में पेनल्टी वही रहेगी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। लेकिन सेक्शन 74 की पेनल्टी कितनी हो जाएगी, अब 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की। ओके, तो ये हमने दोनों के अंदर क्या देखा है, डिफरेंस देखा था, सेक्शन 73 और सेक्शन कौन से के अंदर, 74 के अंदर। ओके, पेनल्टी शैल ऑल्सो बी नॉट चार्जेबल, उस केस में भी पेनल्टी नहीं लगेगी वेयर, ये सेक्शन 73 के अंदर हमने देखा था, वेयर द सेल्फ असेस्ड टैक्स और द अमाउंट कलेक्टेड एज ए टैक्स पेड विद इन 30 डेज, अगर आपने 30 डेज में पेमेंट कर देते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। एल्स, अगर आप ड्यू डेट के 30 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं सेल्फ असेस टैक्स का, तो एज पर सेक्शन 73 सब सेक्शन 11 आप पर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। पेनल्टी होगी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। आपको कोई रिलैक्सेशन पेनल्टी के वेवर का नहीं मिलेगा अगर आप विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो ये हमने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का कंपैरिजन। ओके, नोटिस देने की टाइम लिमिट हमारी, जो भी ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर, दैट इज बोल सकते हैं विद इन 2 years and 9 months, ओके, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। आपको क्या देना होता है, शो कॉज नोटिस देना होता है। सेक्शन 74 के अंदर वही हो जाता है, एटलीस्ट 6 months बिफोर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 74। ओके, वहां ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 5 years है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ओके, और ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 3 years है, और सेक्शन 74 के अंदर कितनी है, 5 years है। ठीक है, कितनी है, 5 years है। तो ये हमने देखा है, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन से 75 और सेक्शन 76 का जूस निकालेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन 75 करते हैं। सेक्शन 75 किस तरीके से सब सेक्शन 1 का क्वेश्चन बन सकेगा एग्जाम में, ध्यान से सुनिए, समझिएगा बात को। मान लीजिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके कि मिस्टर ए के अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास हुआ है, मिस्टर ए के अगेंस्ट सेक्शन 73 में या फिर सेक्शन 74 में डिमांड ऑर्डर पास किया गया है, और मिस्टर ए उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर देते हैं। अपीलेट अथॉरिटी उस डिमांड के अगेंस्ट स्टे लगा देते हैं, डिपार्टमेंट को बोल देते हैं जब तक हम डिसीजन नहीं दे देते हैं
आप और किसी भी पर्सन को शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेंगे सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में उस इशू से रिलेटेड, और जिनको भी शो कॉज नोटिस इशू ऑलरेडी कर चुके हैं उनके अगेंस्ट अब आप डिमांड ऑर्डर पास नहीं करेंगे जब तक इस मैटर पे हम मिस्टर ए के केस में डिसीजन नहीं दे देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आता है, मिस्टर ए के अगेंस्ट आता है, मिस्टर ए के अगेंस्ट आता है। नाउ डिपार्टमेंट कैन इशू दी शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 74। अब इसमें क्वेश्चन है, शो कॉज नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट होती है 73 सब सेक्शन 2 में, 74 सब सेक्शन 2 में, वो नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। और जिन लोगों को शो कॉज नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका था स्टे लगने से पहले, उनके रेस्पेक्ट में डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट दी गई है सब सेक्शन 10 के अंदर, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आता है कि इस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 आपकी मदद करेगा और वो कहेगा कि जब भी सर्विस ऑफ नोटिस दैट इज शो कॉज नोटिस पे क्या लग चुका है, स्टे लग चुका है, या फिर डिमांड ऑर्डर पे क्या लगा है, स्टे लगा है, किसने लगाया है, अपीलेट अथॉरिटी ने, ओके, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने इन्हें क्या लगा चुके हैं, स्टे लगा चुके हैं। तो जो भी शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट होता है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 74 सबसेक्शन 2, एंड डिमांड ऑर्डर पास करने का जो टाइम लिमिट होती है सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 एंड सेक्शन 74 सबसेक्शन 10, तो जितने भी पीरियड का स्टे लगा है वो पीरियड इस पीरियड की कंप्यूटेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब प्रॉपर ऑफिसर को उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए और डिमांड ऑर्डर इशू करने के लिए। ऐसी बात सेक्शन 75 सबसेक्शन 1 ने कही है। कैसे कही है, आइए देखते हैं हम। तो पीरियड ऑफ क्या है, सच स्टे, तो जितने भी पीरियड का स्टे लगा है शैल बी एक्सक्लूडेड, उतना समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 दैट इज टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस एंड सबसेक्शन 10 दैट इज टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और 74 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 10 एज द केस में बी। तो ये इस तरीके से हम क्या दे सकेंगे, आंसर दे सकेंगे। इस तरीके से हम क्या दे सकेंगे, आंसर दे सकेंगे। अब सुनिए, डिपार्टमेंट ने मिस्टर ए को, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, प्रिपेयर हो जाइए, आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, प्रोविजन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कोई ऐसे टाइप लिखने का क्वेश्चन आएगा नहीं कि 75 लिख दे ऐसे की तरह, निबंध की तरह। हमको वहां केस बेसिस क्वेश्चन मिलेगा, तो केस बेसिस की तैयारी हमें केस बेसिस करनी पड़ेगी। तो केस बेसिस हम तैयारी कर रहे हैं कैसे, वो ऐसे कि डिपार्टमेंट ने मिस्टर ए को सेक्शन 74 और सब सेक्शन 2 में नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस दिया, और इसलिए दिया क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को अपीयर हो रहा था कि ये फ्रॉड केस है, ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस है, ये विलफुल मिस स्टेटमेंट का क्या है, केस है, ओके। और उसके अगेंस्ट सेक्शन 74 सब सेक्शन 10 में डिमांड ऑर्डर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। क्वेश्चन आगे कहता है आपको कि उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट मिस्टर ए ने अपील कर दी। मिस्टर ए ने क्या करी है, अपील करी है, ओके। और वहां उसने अगेन रिप्रेजेंटेशन दिया है कि यस मेरा टैक्स नॉट पेड है, यस आई एग्री कि मेरा टैक्स क्या है, शॉर्ट पेड है, एरोनियसली रिफंडेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज है, लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि ये फ्रॉड था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट था, या फिर क्या था, विलफुल मिस स्टेटमेंट था। ये बात आपके प्रॉपर ऑफिसर ने नहीं मानी और 74 सबसेक्शन 10 की टाइम लिमिट में उन्होंने ऑर्डर पास करा। ऑर्डर सबसेक्शन 9 में पास होता है, सबसेक्शन 10 में टाइम लिमिट है और सबसेक्शन 9 में ऑर्डर पास होता है। ऑर्डर पास करा, मैं आया हूं अपील करने और रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको कि फ्रॉड नहीं है। अपीलेट अथॉरिटी ये बात मान जाती है कि यस शॉर्ट पेड है, लेकिन ये शॉर्ट पेड सपरेशन ऑफ फैक्ट का, विलफुल मिस स्टेटमेंट का या फ्रॉड का नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन ने आगे कहा कि जब ये फ्रॉड का केस नहीं है तो मेरे को दिया गया शो कॉज नोटिस जो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 से दिया गया था, टाइम लिमिट तो किसमें थी, सबसेक्शन किसमें थी, 2 में थी, लेकिन नोटिस तो मेरे को सबसेक्शन किससे दिया गया था, 1 से दिया गया था मेरे को नोटिस। तो वो जो मेरे को नोटिस दिया गया था फ्रॉड का, अब वो नोटिस क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। अब अगर आपको डिमांड करनी है तो मेरे को नोटिस सेक्शन 73 और सबसेक्शन किससे दिया जाए, 1 से दिया जाए। मुझे अगर आपको क्या देना है, नोटिस देना है, तो सेक्शन 73 और सबसेक्शन किससे दिया जाए, मुझको 1 से क्या दिया जाए, नोटिस दिया जाए, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि मुझे सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया जाए और 73 सबसेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में ही मेरा डिमांड ऑर्डर क्या किया जाए, पास किया जाए। अब चूंकि वो टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस इशू करने की एक्सपायर हो चुकी है, डिमांड ऑर्डर पास करने की एक्सपायर हो चुकी है, तो अब मिस्टर ए कहता है कि आप जो टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, आप उसे डिमांड नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क लगाया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस केस में आपको क्या करना है, कमेंट करना है,
ओके, आपको इसमें प्रोविजन बताना है, तो आप उस केस में सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 का क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। मिस्टर ए ने कहा मुझे नया क्या दीजिए, शोकॉस नोटिस दीजिए। ओके, तो इस केस का आप आंसर 75 सब सेक्शन 2 से देंगे क्या, वेयर एनी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट कंक्लूड्स, देखिए प्रॉपर ऑफिसर क्या समझा रहा है, कंक्लूड्स दैट नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 74, दैट इज फ्रॉड के केस में, इज नॉट सस्टेनेबल। तो प्रॉपर ऑफिसर बता रहा है कि लॉ में दिया गया है कि अगर अपील में फ्रॉड सस्टेन नहीं कर पाता है, प्रूव नहीं हो पाता है, ओके, प्रूव नहीं हो पाता है, ओके, तो उस केस में फॉर द रीजन दैट चार्जेस फॉर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट जो थे हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, मतलब डिपार्टमेंट फेल्स टू एस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ कौन सा है कि जो टैक्स नॉट पेड है वो ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड की वजह से है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट की वजह से है, या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर सका है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, तो आप आंसर देंगे सबसेक्शन 2 से। प्रॉपर ऑफिसर, ओके, लॉ खुद कह रहा है प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द टैक्स पेबल, यस आप आंसर देंगे, प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द टैक्स पेबल, स्टिल वो डिटरमाइन कर सकेंगे टैक्स पेबल बाय सच पर्सन, डीमिंग ये मानते हुए इफ द नोटिस वर इशूड, प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है, इफ द नोटिस वर इशूड, जो नोटिस आपको ऑलरेडी इशूड है वो ही नोटिस 73 सब सेक्शन 1 का है, हमें ये मत समझाइए कि नया नोटिस दिया जाए, नया नोटिस हम कहां से देंगे, टाइम लिमिट एक्सपायर है, लेकिन जो दे चुके हैं उसी को 73 का नोटिस मान लीजिए, और वो नोटिस जिस पीरियड का आ सकता है और उस नोटिस से जिस पीरियड की डिमांड की जा सकती है, ओके, अब वही डिमांड क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। एक क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं, या फिर इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डिमांड आप पे रेज हुई थी जैन मंथ की, फेब की, मार्च की और किसकी, अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल की, और इसको हम एक नाम दे देते हैं, ये सभी है 2000 कौन सा है, 20 है, जैन 20, फेब 20, मार्च 20 और अप्रैल 20, इसका मतलब क्या हुआ 1920 फाइनेंशियल ईयर, 1920 क्या है फाइनेंशियल ईयर। इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट दैट इज 31st ऑफ दिसंबर 2020, 31st ऑफ दिसंबर 2020 एज पर सेक्शन 73, एज पर सेक्शन 73, और जो सब सेक्शन कौन सा है 10 है, इस केस में डिमांड ऑर्डर पास हो जाना चाहिए था विद इन 3 मंथ्स, 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स, दैट इज 21, 22 एंड 23, दैट इज 31st ऑफ दिसंबर 2023, और शोकॉस नोटिस आपको इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 73 और सब सेक्शन 2 एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर, दैट इज 30th ऑफ सितंबर 2023, ओके, 2000 कौन सा है 23, इस डेट को आपको नोटिस क्या हो जाना चाहिए था, इशू हो जाना चाहिए था। ये कौन सी के लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कौन से के लिए, हम बात कर रहे हैं जैन के लिए, फेब के लिए और किसके लिए, मार्च के लिए। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर हो चुका है 20 और कौन सा है 21 है, इसके एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31st ऑफ दिसंबर 2021 बनेगी, वहां से 3 साल ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट हो जाएगी 31st ऑफ दिसंबर 2024, और शोकॉस नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट जो रहेगी वो थी 30 सितंबर 2000 कौन सा 24, ओके, एज पर सेक्शन 73। अब यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया कि यहां पर क्या हुआ था, नोटिस इशू हुआ था, और नोटिस इशू हुआ था 1st ऑफ जनवरी 2000 किसको 24 को, और ये नोटिस 74 सब सेक्शन 1 में इशू हुआ फ्रॉड का। अपील में यह तय हुआ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर पाई फ्रॉड केस, ओके, एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो अब इस नोटिस को हम सेक्शन क्या मान लेंगे, इसी नोटिस को सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 मान लेंगे। तो अब 73 सब सेक्शन 1 का आपने नोटिस माना है, लेकिन इस नोटिस, जिस दिन ये नोटिस इशू हुआ था उस दिन आप ये कौन से जैन की डिमांड नहीं रेज कर सकते थे, फेब की नहीं कर सकते थे, मार्च की नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नोटिस देने की जो लास्ट डेट थी वो थी 30th ऑफ सितंबर 2000 कौन सा 23। तो ऐसी स्थिति में नया नोटिस इशू करना रिक्वायर्ड नहीं है, उसी नोटिस 74 को 73 मानेंगे, लेकिन अब उस नोटिस से अब हम ओनली अप्रैल 20 की डिमांड ही क्या कर सकेंगे, रेज कर सकेंगे, ओके, बस अप्रैल 20 की जो डिमांड है वही वैलिड रहेगी। जैन मंथ का जो टैक्स पेड, नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है या फिर एरोनियस रिफंडेड जो भी केस है उसके अगेंस्ट हम क्या नहीं कर पाएंगे, डिमांड रेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का हमको क्या मिल सकता है, एक केस बेसिस क्या मिल सकेगा, क्वेश्चन मिल सकेगा, जिसका आंसर हमें सेक्शन 74 सबसेक्शन 75 और सब सेक्शन 2 के क्या देना है, प्रोविजन से देना है, और ये हमने पूरी यहां पर इसका जूस निकाल के दिया है। डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड एस्टेब्लिश करने की, ओके, फ्रॉड एस्टेब्लिश करने की, कोई फ्रेश नोटिस 73, नो फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 73 इज रिक्वायर्ड, कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है टू बी इशूड, नोटिस विच इज ऑलरेडी इशूड अंडर सेक्शन 74 डीम्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 73, उसी को 73 का नोटिस मान लेंगे, ओके, और अगर वो नोटिस 33 मंथ्स दैट इज 2 इयर्स
एंड 9 मंथ्स में इशू हुआ था तब तो हम डिमांड रेज कर पाएंगे, लेकिन अगर नोटिस शो कॉज नोटिस 33 मंथ्स के बाद इशू हुआ था तो डिमांड रेज नहीं कर सकेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की हम बात करें तो नोटिस 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स के बाद इशू हुआ है तो हम उसकी डिमांड रेज नहीं कर सकते हैं, डिमांड रेज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ है, ये हमारा आंसर क्या हुआ, सेक्शन केस का, और सेक्शन 75 और सबसेक्शन किससे हुआ है, 2 से हमने ये क्या दिया है, आंसर दिया है। अब सुनिए एक और क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आपको सामने मिलेगा। क्वेश्चन कहेगा कि आपको ध्यान है अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में, अपीलेट ट्राइब्यूनल का क्वेश्चन बनाया या रिवीजन का क्वेश्चन बनाया। ओके, रिवीजन अंडर सेक्शन 108 आप सभी को ध्यान होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, हम अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिमांड ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। जैसा कि आपको ध्यान है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 263 एंड सेक्शन 264 दैट इज रिवीजन ऑफ ऑर्डर। ओके, या फिर आईटीटी के पास में पावर है कि वो केस को रिमांड बैक कर सकते हैं, रेफर बैक कर सकते हैं फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, फ्रेश प्रोसीडिंग के लिए। ओके, वो फ्रेश प्रोसीडिंग स्क्रूटनी 133 सबसेक्शन 3, 144 बेस्ट जजमेंट, 147, 153 ओके ए, ये जो हमारे हैं इनमें दोबारा असेसमेंट करने की डायरेक्शन देने की पावर वहां पर भी है रिवीजन में आईटीटी के पास, यहां पर भी है रिवीजन में और आईटीटी के पास। तो केस क्या हो गया, रेफर हो गया। यहां पर ट्राइब्यूनल ने कहा कि वापस से क्या किया जाए, प्रोसीडिंग की जाए और अब वापस से दोबारा ऑर्डर पास किया जाए। यहां पर जिसके केस में रिमांड ऑर्डर पास हो रहा है वो मिस्टर ए है और मिस्टर ए कह रहे हैं अब आप कोई भी डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट 73 सब सेक्शन 10 में जो दी है, 74 सब सेक्शन 10 में जो दी है, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। तो अब भले ही रिमांड ऑर्डर आ गया हो ट्राइब्यूनल का या रिवीजन का, आप फ्रेश प्रोसीडिंग में डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आपको कमेंट करना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो सुनिए, आप आंसर देंगे। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा देख लीजिए, लॉ बोल रहा है देख लीजिए, इसकी व्यवस्था हमने 75 और सबसेक्शन 3 से करी है। और क्या है, वेयर एन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, रिक्वायर्ड टू बी इशूड है इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कौन सा है, ट्राइब्यूनल और कोर्ट। ओके, तो रिमांड हुआ है, उनकी डायरेक्शन की वजह से ऑर्डर पास करना है। सच ऑर्डर शैल बी इशूड, तो मिस्टर ए का कंटेंशन क्या है, रॉन्ग है। और लॉ बोल रहा है सबसेक्शन 3 से कि प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकता है, और उसके लिए 73 सबसेक्शन 10 की और सबसेक्शन 74 सबसेक्शन 10 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए टाइम लिमिट है विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेट डायरेक्शन ऑफ रिमांड ऑर्डर। आपके लिए जूस निकाल के दिया है बुक के अंदर, ताकि अगली बार जो भी पढ़े ऐसा लगे कि लेक्चर ही सुन रहे हैं। ओके, ट्राइब्यूनल और कोर्ट के पास में पावर है कि वो केस को रेफर बैक कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं। टाइम लिमिट 73 74 की अप्लाई नहीं होगी, टाइम लिमिट 75 और सबसेक्शन 3 की 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए अब आपको ध्यान है कि जब भी हमें DRC 01 शो कॉज नोटिस आता है, हम पर्सनल हियरिंग क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं शो कॉज नोटिस के लिए। ओके, पर्सनल हियरिंग, डिमांड ऑर्डर जब भी पास होगा, जब भी डिमांड ऑर्डर क्या होगा, पास होगा, डिमांड ऑर्डर के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, डिमांड ऑर्डर के लिए, शो कॉज नोटिस के लिए नहीं, शो कॉज नोटिस के लिए तो आप जब GRC 06 से रिप्रेजेंटेशन देंगे वहीं पर ही आप क्या कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा। लेकिन यहां पर डिमांड ऑर्डर जब भी पास होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड वेयर ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग फ्रॉम द पर्सन और एडवर्स डिसीजन। तो जब भी एडवर्स डिसीजन पास होगा तो डिमांड ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी ही जाएगी, और आप शो कॉज नोटिस लेवल पे भी पर्सनल हियरिंग क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। आप पर्सनल हियरिंग क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, चांसेस कम है, फिर भी हमको क्वेश्चन बना के प्रोविजन लर्न करना है। शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ, शो कॉज नोटिस क्या होता है, हमको इश्यू होता है। ओके, और हमको क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उस रिप्रेजेंटेशन में डिपार्टमेंट हमको बुला भी सकता है। डिपार्टमेंट ने हमको हियरिंग में बुलाया, हियरिंग थी, डिपार्टमेंट ने हमको हियरिंग में बुलाया, और जब हियरिंग चल रही थी तो हमारा मिस्टर ए की इलनेस थी, या फिर कुछ मतलब कोई डिमाइस हो गया था फैमिली मेंबर, या फिर वो उस समय क्या थे, आउट ऑफ इंडिया थे, मतलब उनके पास में सफिशिएंट रीजनेबल क्या थे, ग्राउंड थे, और उस रीजन की वजह से वो हियरिंग में अपीयर नहीं हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहां पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 5 कह रहा है अगर ऐसा है तो उस हियरिंग को एडजर्न कर देंगे, स्थगित कर देंगे, एक नई डेट क्या कर देंगे, दे देंगे। उस दिन भी नहीं आता है तो भी क्या दे सकेंगे, नई डेट दे सकेंगे। लेकिन मिस्टर ए को कभी भी नॉट मोर देन, नो सच एडजर्नमेंट, स्थगित शैल बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स, तो कभी भी 3 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट मिस्टर ए को नहीं मिलेगा, कितना ही उनके पास में क्या हो, रीजंस हो। ओके, तो 3 बार तक रीजंस क्या करके, रिकॉर्ड करके
हियरिंग को क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने समय है, मैक्सिमम 3 बार हो सकता है। जूस निकाला हुआ है, सफिशिएंट कॉज, जैसे हेल्थ इश्यू हो गए हैं, जैसे क्या हो गए हैं, हेल्थ क्या हो गए हैं, इश्यू हो गए। 73 और 74 का जो भी ऑर्डर होगा वो एक कौन सा स्पीकिंग क्या होगा ऑर्डर होगा, जिसमें आपको डिटेल में क्या होगा बताया जाएगा, जिसे आप पढ़ के अच्छी तरीके से क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि डिपार्टमेंट ने कौन से सेक्शन में किस तरह से टैक्स डिटरमाइन करा है, कैसे उन्होंने पेनल्टी क्या करी है डिटरमाइन करी है, कैसे ब्याज वो क्या कर रहे हैं ले रहे हैं, वो डिटेल्ड आपको क्या करेंगे ऑर्डर देंगे 73 का या फिर सेक्शन 74 का। एग्जाम में सुनिए क्वेश्चन आया है, एबीसी लिमिटेड को शो कॉज नोटिस इशू किया गया और शो कॉज नोटिस में पूछा गया कि बताइए आप 75 लाख रुपीस का जो टैक्स आपका शॉर्ट पेड है, टैक्स अमाउंट जो शॉर्ट पेड है, इसे आप अलोंग विद इंटरेस्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन कौन सा है 50 आप क्यों पे नहीं करेंगे, और विद क्या है पेनल्टी, पेनल्टी जिस भी सेक्शन का क्या दिया गया है नोटिस दिया गया है 73 74 की जो भी रेलेवेंट पेनल्टी आप क्यों पे नहीं करेंगे। ओके, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने DRC 06 में अपना क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, अपना क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया। जब शोकॉज नोटिस आया था तब डिपार्टमेंट ने कहा था आप 5% से क्यों पे कर रहे हैं टैक्स, जबकि आप पे रेट है 12%। रिप्रेजेंटेशन दिया गया, डिमांड ऑर्डर पास हुआ और डिमांड ऑर्डर में मालूम पड़ा कि वो बोल रहे हैं कि नहीं 12% भी नहीं, आप पे एप्लीकेबल रेट जो वो कितनी है 18% है, 18% है। इस वजह से आपके टैक्स 75 लाख रुपीस नहीं बनेगा, आपका टैक्स क्या नहीं बनेगा, 75 लाख रुपीस का नहीं बनेगा, 75 लाख रुपीस का नहीं बनेगा। ये टैक्स आपका क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ये टैक्स आपका क्या बनेगा, ज्यादा बन रहा है। और इतने अमाउंट की उन्होंने आप पे डिमांड निकाल दी, उतने अमाउंट का उन्होंने क्या लगा दिया, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। ओके, वन मोर क्वेश्चन हम इसी में लेते हैं। 75 लाख रुपीस के लिए आपको कहा डिमांड नोटिस दिया गया, जब प्रोसीडिंग में आपने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा हमको एक और इश्यू मालूम पड़ा है जिसके रेस्पेक्ट में टैक्स क्या है, नॉट पेड है आपका, जिसके रेस्पेक्ट में टैक्स क्या है, नॉट पेड है, और उसको भी मिला के हमने आपका डिमांड ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया है 1 करोड़ 20 लाख रुपीस का, क्योंकि वो प्रोसीडिंग में हमें वो भी मालूम पड़ गया कि उसके रेस्पेक्ट में टैक्स आपका पेड नहीं है, तो इसलिए आपका डिमांड ऑर्डर 1 करोड़ 20 लाख का क्या किया जाता है, पास किया जाता है। आपको यह बताना है कि जो डिमांड ऑर्डर पास किया गया है वो सही है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसका आंसर सेक्शन 75 के, जब आप उसका आंसर सेक्शन 75 के सब सेक्शन 7 से देंगे और कहेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर, डीओ के अंदर जो भी डिमांड निकाली गई है, शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो आपने 75 लाख का कहा, फिर बाद में का 18% है, तो आपके डिमांड ऑर्डर का अमाउंट क्या हो, ये हो जाता है। ओके, तो एज पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 आप डिमांड ऑर्डर ज्यादा का पास नहीं कर सकते हो जो अमाउंट शोकॉज नोटिस में क्या था, मेंशन था। सेम विथ यहां पर अगर आपको कोई और इश्यू भी मालूम पड़ जाता है, सेपरेट शोकॉज नोटिस दीजिए, अगर टाइम लिमिट अवेलेबल है तो, एल्स नहीं कर सकते आप। ओके, वो वहां पर इनकम टैक्स में होता है सेक्शन 147 में कि चलती हुई प्रोसीडिंग के अंदर अगर किसी अदर इनकम का भी एस्केप्ड असेसमेंट है तो आप उसको ऑल्सो उसको भी क्या कर सकते हैं, टेकन इनटू अकाउंट कर सकते हैं। वो वहां पर है, यहां नहीं है। यहां अगर करना है सेपरेट शो कॉज नोटिस दीजिए, जैसे 147 में है कि अगर इनकम का एस्केप्ड असेसमेंट किसी डिफरेंट असेसमेंट ईयर के लिए है तो आपको उस असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में अलग से 148 में क्या देना होगा, शो कॉज नोटिस देना होगा। 149 सबसेक्शन 1 की क्या है, टाइम लिमिट के अंदर सेपरेट शो कॉज नोटिस, सेपरेट नोटिस देना होगा 148 का। सेम यहां पर भी अगर आप जिस फैक्ट के बेसिस पे आपने शो कॉज नोटिस दिया है उनके अलावा और किसी ग्राउंड पे डिमांड करना चाहते हैं, सेपरेट शो कॉज नोटिस दीजिए। आप ये डिमांड ऑर्डर शो कॉज नोटिस के अमाउंट से ज्यादा का क्या नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। रेफरेंस आएगा सेक्शन 75 और सबसेक्शन किसका, 7 का। तो नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड, ऑन दी क्या है, ग्राउंड अदर देन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो नोटिस में ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आता है, ग्राउंड आते हैं, उसी ग्राउंड पे डिमांड रेस करेंगे, जितना नोटिस में दिया है उससे ज्यादा की रेस नहीं करेंगे। अदर ग्राउंड के लिए आपको सेपरेट शो कॉज नोटिस क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। ये जूस निकाला हुआ है, अगर डिमांड अदर ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कंप्यूट करनी है तो डिफरेंट शो कॉज नोटिस विद इन द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 73 और 74 आपको क्या करना होगा, वो शो कॉज नोटिस इशू करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप इस तरीके से क्या देने वाले हैं, आंसर देने वाले हैं। सबसेक्शन 8 ओके, कोई बहुत विशेष नहीं। अगर डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करते हैं और अपील में डिमांड चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो एप्लीकेबल जो इंटरेस्ट है दैट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट and amount of penalty, because penalty under section 73 and section 74 is wholly dependent on the amount of tax. ओके, तो पेनल्टी टैक्स के अमाउंट से डिटरमाइन होती है, तो टैक्स अमाउंट चेंज हो जाएगा तो पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इट इज गिवन अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 75। तो ये हमको दिया हुआ है, ये कोई बहुत ज्यादा क्या नहीं है, विशेष बात नहीं है, ये विशेष बात नहीं है। सेक्शन 75 और सबसेक्शन 9 ओके, आपको डिमांड ऑर्डर पास होता है, डिमांड ऑर्डर के अंदर
आपसे इंटरेस्ट डिमांड नहीं किया गया, डिमांड ऑर्डर आया, उसमें आपको कहा गया कि आपका टैक्स जो नॉट पेड है या शॉर्ट पेड है उसका अमाउंट 75 लाख रुपीस है, और इस 75 लाख का, इस 75 का 10%, 73 के अंदर पेनल्टी है, वो आपके 7,50,000 रुपए की क्या है, पेनल्टी है। ये डिमांड ऑर्डर पास हुआ। ओके, ये डिमांड ऑर्डर क्या हुआ है, आपके क्या हुआ है, पास हुआ है। ओके, अब यहां पर मिस्टर ए बोलते हैं जब डिमांड ऑर्डर के अंदर इंटरेस्ट का रेफरेंस ही नहीं है, तो इंटरेस्ट विच इज रेफर्ड अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, आई एम नॉट लायबल टू पे because it is not given in the demand order, or if it is not given in the demand order, तो I am not required to pay any amount towards the interest। मुझे इंटरेस्ट के टुवर्ड्स कुछ भी क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। ऐसा मिस्टर ए का कहना है कि जब आपने इंटरेस्ट मांगा ही नहीं है तो मैं क्यों दूंगा आपको, आपने टैक्स मांगा है देऊंगा, पेनल्टी मांगी है पेनल्टी भी दूंगा, जो कंसेशन बनेगा ले लूंगा, ओके, लेकिन इंटरेस्ट नहीं करूंगा। तो आइए 75 सबसेक्शन 9 ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिस्टर ए को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड नॉट पेड शैल बी पेबल। शैल बी पेबल, सुन लीजिए मिस्टर ए, यहां पर लॉ में लिखा है शैल बी पेबल होगा, वेदर और नॉट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है नॉट स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर तो फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए सुन लीजिए, आपके लिए सेक्शन 75 और सब सेक्शन 9 में व्यवस्था है, आपको इंटरेस्ट तो क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। तो अब मिस्टर ए को यह बात क्या आ चुकी है समझ में। यस, अब सुनिएगा, देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए को शोकॉज नोटिस क्या हुआ, इश्यू हुआ, उस शोकॉज नोटिस के इश्यू के बाद में डिमांड ऑर्डर पास हुआ, और उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट मिस्टर ए ने अपील कर दी, और वो अपील का डिसीजन मिस्टर ए के क्या आ गया, फेवर में आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट कर रहे थे, प्रॉपर ऑफिसर ने उनको शोकॉज नोटिस इश्यू किया कि आपकी सप्लाई पे जीएसटी की रेट 12% है, आपका टैक्स शॉर्ट पेड है, आपको शोकॉज नोटिस दिया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर डिमांड ऑर्डर क्या हुआ, पास हुआ, और शॉर्ट पेड का टैक्स क्या करा गया, निकाला गया। ओके, मिस्टर ए ने उस शॉर्ट पेड टैक्स के अगेंस्ट आगे क्या कर दी, अपील कर दी। अपील के अंदर अपीलेट अथॉरिटी ने कहा बात बिल्कुल सही है, इस पे 5% रेट ऑफ टैक्स ही होनी चाहिए, 12% रेट ऑफ टैक्स नहीं होनी चाहिए, और मिस्टर ए के फेवर में क्या आ गया, डिसीजन आ गया है। लेकिन डिपार्टमेंट कौन है, बाजीगर है, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है हार के जीतने वाले को ही क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने अपीलेट ट्राइब्यूनल में उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उस डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर दी है, अपील कर दी है। तो डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी में तो हार गया, जहां पर तय हुआ 5% रेट ऑफ जीएसटी है, लेकिन डिपार्टमेंट को अपने पे विश्वास है कि हम आगे ट्राइब्यूनल में गए हैं और वहां पर हम जरूर जीतेंगे, और ट्राइब्यूनल हमारी बात को समझेगा और डिसीजन देगा कि नहीं, इस पे 12% रेट ऑफ जीएसटी ही होना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन 12% रेट में ही होगा। ओके, और अभी अपील क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क ये लगा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब तक ट्राइब्यूनल का डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक ट्राइब्यूनल का डिसीजन नहीं आ जाता है, तो क्या डिपार्टमेंट मिस्टर ए के अलावा जो अदर एसएससी हैं जिन्होंने 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करा हुआ है, जैसे मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, मिस्टर ई है, तो क्या उनको शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है? क्योंकि डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी में हारा हुआ है, और अपीलेट अथॉरिटी ने कहा है 5% की ही रेट है, लेकिन ट्राइब्यूनल में अपील क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है कि जब डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपीलेट अथॉरिटी में हारा हुआ है, तो क्या मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, मिस्टर ई को, जो सब 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है? तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे यस, डिपार्टमेंट बिल्कुल उनको शोकॉज नोटिस क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। क्वेश्चन का अगला पार्ट, क्या डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर क्या करेगा, पास भी कर देगा शोकॉज नोटिस के बाद में? तो इसका आप आंसर देंगे डिपार्टमेंट डिमांड ऑर्डर पास नहीं करेगा। ओके, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी जैसे डिपार्टमेंट ने डिमांड ऑर्डर पास करा एट द रेट 12% से शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स निकाला, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई सब कहां चले जाएंगे, अपील में चले जाएंगे, और सेम मैटर को लेके क्या हो जाएगी, अपील हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट यहां पर डिमांड ऑर्डर क्या नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। तो डिपार्टमेंट यहां क्या करेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन का इंतजार करेगा। अब क्वेश्चन यह है कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन आता है और वो डिपार्टमेंट के क्या आ रहा है, फेवर में आ रहा है, और ट्राइब्यूनल ने कहा कि बिल्कुल सही है डिपार्टमेंट, इसका क्लासिफिकेशन 12% की क्या होगा, रेट से ही होगा। तो यहां पर शॉर्ट पेमेंट ऑफ क्या हुआ है, टैक्स हुआ है मिस्टर ए के, तो उन्हें शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब यहां पर मेन क्वेश्चन ये है कि शोकॉज नोटिस तो मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, मिस्टर ई को प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कर दिया था, इश्यू कर दिया था, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर इसलिए पास नहीं करा क्योंकि ट्राइब्यूनल में अपील क्या है, पेंडिंग है। और जब पेंडिंग अपील का डिसीजन आया तो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट जो सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 में और 74 सब सेक्शन 10 में जो 3 साल 5 साल दी हुई थी, वो टाइम लिमिट क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। अब यहां पर मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई बोलते हैं आपने हमें शोकॉज नोटिस दिया,
आपने हमें शोकॉज नोटिस दिया 73 सबसेक्शन 2, 74 सबसेक्शन 2 की क्या दिया, टाइम लिमिट में ही दिया, लेकिन अब डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट सबसेक्शन 10 में दी है वो अब चूंकि एक्सपायर हो चुकी है, तो अब आप हमारे अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर एट द रेट ऑफ 12% माइनस 5% डिफरेंशियल टैक्स आप हमसे क्या नहीं कर सकते, वसूल नहीं कर सकते। क्योंकि 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 स्टे तो लगा नहीं था, तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 1 तो एप्लीकेबल होगा नहीं, और डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति में आप हमारे अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है, तो जब आप आंसर देंगे तो आप रेफरेंस देंगे सेक्शन 75 और सबसेक्शन किसका, 11 का, और आप इसमें कहेंगे एन इशू, इशू कौन सा है, 5% और 12% वाला, ऑन विच अपीलेट अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल, और क्या है, हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन। प्रॉपर ऑफिसर कह रहे हैं मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, मिस्टर ई को, क्योंकि मिस्टर ए तो हार चुका है, अब उसको तो डिफरेंशियल टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई के लिए प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है देख लो सबसेक्शन कौन सा 11 है, और हम यहां पर कह रहे हैं एन इशू ऑन विच अपीलेट अथॉरिटी या फिर ट्राइब्यूनल या फिर कौन सा है, हाई कोर्ट हैज गिवन इस डिसीजन, और वो जो डिसीजन है विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रॉपर ऑफिसर कह रहे ध्यान से समझ लो कि पहले तो हम क्या करें, हारे हैं, अपीलेट अथॉरिटी में हारे थे, या फिर ट्राइब्यूनल में हारे थे, या फिर हम क्या करे थे, हाई कोर्ट में हारे थे, इन सम अदर प्रोसीडिंग। प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है सम अदर प्रोसीडिंग का मतलब भी समझ लो, ये है हम हारे थे किसके केस में, मिस्टर ए के केस में, एंड एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सच डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट इज पेंडिंग। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बात पूरी समझ लो, पहले हम हारे थे अपीलेट अथॉरिटी में, लेकिन हम बाजी करे, हमने ट्राइब्यूनल में अपील करी, हम ट्राइब्यूनल में हारे, हम बाजी करे, हमने हाई कोर्ट में अपील करी, हम हाई कोर्ट में हारे, हम बाजी करे, हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या करी है, अपील करी है, और वो सुप्रीम कोर्ट की अपील क्या है, पेंडिंग है। अब मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, अब आप ध्यान से सबसेक्शन 11 को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, द पीरियड स्पेंड बिटवीन द पीरियड स्पेंड, प्रॉपर ऑफिसर कह रहे ध्यान से समझो, जो पीरियड था स्पेंड बिटवीन डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, जब अपीलेट अथॉरिटी में हारे, एंड क्या डिसीजन ऑफ कौन सा, जब अपीलेट ट्राइब्यूनल, ओके, और द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ कौन सा, अपीलेट ट्राइब्यूनल, एंड क्या हाई कोर्ट, और द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, एंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब हम अपीलेट अथॉरिटी में हारे और ट्राइब्यूनल में जीते वो समय, या फिर ट्राइब्यूनल में हारे और हाई कोर्ट में जीते वो समय, या फिर हाई कोर्ट में हारे एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या करे, जीते वो वाला समय, शैल भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, शैल भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मिस्टर बी, सी, डी, ई, आप जो सब बोल रहे हो ना कि डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, तो सब सेक्शन 11 ने हमें उतने समय का एक्सटेंशन दे दिया, कितने समय का, जब हम मिस्टर ए से हारे थे अपीलेट अथॉरिटी में, और मिस्टर ए के केस में हम ट्राइब्यूनल में जीत गए, ट्राइब्यूनल में हारे थे लेकिन हम हाई कोर्ट में जीत गए, हाई कोर्ट में हारे और सुप्रीम कोर्ट में क्या करके जीत गए, इतना समय क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा डिमांड ऑर्डर पास करने की क्या टाइम लिमिट में। मतलब आप शोकॉज नोटिस तो इशू करके रख दीजिए, लेकिन डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी ट्राइब्यूनल में जीत जाओ, हाई कोर्ट में जीत जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जीत जाओ, मिस्टर बी, सी, डी, ई की क्या निकाल देना, डिमांड निकाल देना, क्योंकि उतना समय हम आपके क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और ये पूरा उसका क्या दिया है, इंग्लिश में हमने जूस भी आपको दे दिया है। तो इस तरह का केस बेसिस एग्जाम में आने के बहुत क्या है चांसेस हैं। तो सेक्शन 75 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 73 और 74 से भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, और कैसा क्वेश्चन मिल सकेगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन ये मिल सकेगा, आपने रिटर्न क्या करा, फाइल करा, ओके, आपने रिटर्न फाइल करा लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं करा, मतलब आपका जो सेल्फ असेस्ड टैक्स है वो क्या नहीं है, पेड नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी हमने आपको सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 में बताया था, अगर 30 डेज तक भी रिमेन क्या हुआ, अनपेड हुआ, तो वो पेनल्टी 10% और 10,000 वाली आप पे क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, वो आप पे क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, ओके। अब यहां पर इशू है, रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स का पेमेंट नहीं करा, ओके, टैक्स का पेमेंट नहीं करा, अब यहां पर उस टैक्स की रिकवरी, उस टैक्स के लिए मिस्टर असेसी, मिस्टर ए बोलता है पहले आप मुझको क्या दीजिए, शोकॉज नोटिस दीजिए, आपको वो मेरे से डिमांड करना है, तो पहले मेरे को DRC 01 में क्या दीजिए, शोकॉज नोटिस दीजिए, मैं आपको DRC 06 के अंदर क्या दूंगा, रिप्रेजेंटेशन दूंगा, फिर आप DRC 07 के अंदर क्या करना, डिमांड ऑर्डर पास करना, ओके। प्रॉपर ऑफिसर का यहां पर कहना है कि सेल्फ असेस टैक्स के लिए हम आपको शोकॉज नोटिस दे ही क्यों, हम आपसे रिप्रेजेंटेशन ले क्यों, जो लायबिलिटी आपने एडमिट करी है, अब उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन क्यों लें कि वो आपकी लायबिलिटी है ही नहीं, ओके। लेकिन हमारे यहां मिस्टर ए का कहना है नहीं, आपको अगर मेरे से डिमांड करनी है तो 73 वाला प्रोसीजर फॉलो करके पहले मुझको आप क्या दो, शोकॉज नोटिस दो, मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा, फिर ही डिमांड ऑर्डर क्या करना, पास करना, नहीं तो आप मेरे से रिकवर नहीं कर सकते बिना डिमांड ऑर्डर क्या करे, पास करे, बिना शोकॉज नोटिस दिए। अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको बताना है क्या मिस्टर ए का कंटेंशन सही है या नहीं है, तो आप आंसर देंगे और प्रॉपर ऑफिसर कहेगा मिस्टर ए देख लो आपके लिए लॉ में सब सेक्शन कौन सा है, 12 है, और सब सेक्शन 12 में हमने ये कहा है कि अगर आपका जो सेल्फ असेस्ड टैक्स है,
आपका कौन सा टैक्स है, जो सेल्फ असेस्ड टैक्स है, जो आपने रिटर्न में, रिटर्न अंडर सेक्शन कौन सा होता है 39, 3B हो गया, जीएसटीआर 4 हो गया है। ओके, तो जो भी आपका क्या रिटर्न है, अगर वो रिमेन अनपेड है, मिस्टर एको का ध्यान से समझ लो, आपका केस ये रिमेन क्या है, अनपेड है, तो हम उस पे बिना शोकोस नोटिस दिए, बिना शोकोस नोटिस दिए सीधा सेक्शन 79 में आपसे क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो यहां पर मिस्टर ए का कंटेंशन रॉन्ग है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है अंडर सेक्शन कौन सा 79, मतलब रिकवरी एज पर सेक्शन 79, ये जूस निकला हुआ है। नो नीड ऑफ इशुएंस, नो नीड ऑफ इशुएंस, प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है, लॉ समझो, नो नीड ऑफ इशुएंस ऑफ कौन सा है, शोकोस नोटिस। ओके, और डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और 74, डिमांड ऑर्डर पास करने की कोई भी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हमारा सबसेक्शन कौन सा हो चुका है, सबसेक्शन क्या है, 12 है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में वन मोर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, आपका टैक्स क्या है, नॉट पेड है, और आपका टैक्स क्या है, शॉर्ट पेड है। ओके, आपका टैक्स नॉट पेड है, आपका टैक्स क्या है, शॉर्ट पेड है। ओके, आपने प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है, तो आप पे हम सेक्शन 73 वाली तो क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, सेक्शन 73 में जो पेनल्टी दी है लगाएंगे, और हम आप पे सेक्शन 122 के अंदर भी जो पेनल्टी है वो भी हम आपके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये सेम डिफॉल्ट 122 में कवर है, और वो डिफॉल्ट की वजह से आपका टैक्स क्या है, नॉट पेड है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं। ओके, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या है, टैक्स क्या है, नॉट पेड है। ओके, आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है जो सेक्शन 122 में दिया है, तो 122 की पेनल्टी आप पे लगेगी। साथ में हमने टैक्स पे नहीं करा, हम आपको शोकॉज नोटिस देंगे, आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, डिमांड ऑर्डर पास होगा, और हम 73, 74 की पेनल्टी भी आपसे रिकवर करेंगे। ओके, प्रॉपर ऑफिसर का कहना है कि आपने जो डिफॉल्ट करा, मान लीजिए बिना आपने मतलब सप्लाई करके इनवॉइस इशू नहीं करी है, सप्लाई करी लेकिन इनवॉइस इशू नहीं करी है, तो हम आप पे दोनों सेक्शन में क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। लॉ हमको क्या करता है, एम्पावर करता है। जबकि हमारी फर्म का, एबीसी फर्म, उनका कहना है नहीं, सेम डिफॉल्ट के लिए आप दोनों में क्या नहीं लगा सकते, पेनल्टी नहीं लगा सकते। अब आपको बताना है क्या फर्म का कंटेंशन करेक्ट है क्या, तो आप आंसर देंगे उसका सब सेक्शन किससे, 13 से, और सब सेक्शन 13 से कहेंगे वेयर एनी पेनल्टीज इंपोज, लग गई है 73 या 74 में। अब यहां प्रॉपर ऑफिसर को बोलना है कि आप लॉ देख लो कि अगर 73, 74 में पेनल्टी लग गई है, तो नो पेनल्टी फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन शैल बी इंपोज ऑन द सेम पर्सन अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो एबीसी कहेगा प्रॉपर ऑफिसर, अब आप देख लो, अभी तक आप हमें बताते थे सबसेक्शन, अब हम आपको बता रहे हैं जब आपने 73, 74 में हमसे क्या ली है, पेनल्टी ली है, तो आप सेम डिफॉल्ट के लिए सेम पर्सन से अदर सेक्शन में क्या नहीं ले सकते, पेनल्टी नहीं ले सकते। तो ये हमने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया, सेक्शन कौन से का, 75 का।